नालायक बच्चे, वेलकम है आप लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं बेटा आईईडी का चैप्टर नंबर 3 बेटा, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। वैसे डिटेल में अगर मैं इसका नाम जानना चाहूँ तो बेटा नाम क्या है? इसका नाम है बेटा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन अप्रेजल बेटा। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें और इंक्लूड है बेटा। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है बेटा जीएसटी और एक है बेटा डीमोनेटाइजेशन। अगर आप आज मेरा ये वाला लेक्चर बहुत ध्यान से सुन लोगे तो इसके बाद मैं आपको इसका समरी कराऊंगा बेटा। मैंने सबसे पहले इसका आपको एक इंट्रोडक्शन कराया, आज मैं आपको इसका डिटेल्ड करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी एक समरी कराऊंगा बेटा। जो बच्चा मेरे इन तीनों क्लासेस को ले लेता है किसी भी चैप्टर का, वो कभी नहीं भूल सकता बेटा इसको। चलो सर चलते हैं आगे, शुरू कर रहा हूँ बेटा, शुरू कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आज आज खत्म नहीं होगा, लेकिन आज जितना होगा उतना हो जाएगा बेटा। चलो सर देखते हैं सर। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स इकोनॉमी फ्रेमवर्क बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। डन सर, समझ में आया? चलो सर एक मिनट, चलो नालायक बच्चे आगे देखते हैं सर। अभी मेरे को मुझे पता चला सर, वैसे ना इकोनॉमी तीन तरीके की होती है। पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स। कायदे से यहाँ पे सीधा सीधा बोलना चाहिए कि इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी ली, लेकिन ये सीधा सीधा था भी नहीं, इसीलिए ये बोल भी नहीं रहे। इनका ये कहना था कि अपने को ना कैपिटलिस्ट का एक्सट्रीम वर्जन नहीं चाहिए, ठीक वैसे ही मुझे सोशलिस्ट का भी एक्सट्रीम वर्जन नहीं चाहिए। इन्होंने बोला हमें उसके एडवांटेजेस चाहिए, और मिक्स करके इन्होंने एक अपने तरीके का मिक्स बनाया बेटा। ठीक, चलो सर। लेकिन मुझे पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद, आपको भी ये बात पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947, उसके बाद 1990 तक हमारे देश में बहुत कुछ हुआ बेटा, बहुत कुछ हुआ। हम चाह तो बहुत अच्छा रहे थे, लेकिन वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ वो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे बेटा। ठीक, चलो सर। अब some scholars states that increasing role of public sector in economic activities has helped Indian economy too। हमें ये भी बात पता थी कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने एक जो क्राइटेरिया चूज किया था वो एक ऐसा क्राइटेरिया था जहां पे मैक्सिमम काम कौन करने वाला था? पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट काम करने वाली थी। अब उनका कहना है कि गवर्नमेंट के काम करने से कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। मैं पूछता हूं उनसे कौन सी चीज, तो वो बताते हैं अचीविंग ग्रोथ इन सेविंग। पहली चीज वो कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर के काम करने से हमारा सेविंग इंक्रीज हुआ था, मान लेते हैं। दूसरा वो कहते हैं डेवलप अ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज सेक्टर विच प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड्स। दूसरी बात में वो कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर के काम करने की वजह से बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज खुली और हम लोग बहुत तरीके के, वैरायटी तरीके के गुड्स बनाने लगे। तीसरी बात, अचीव फूड सिक्योरिटी। अब उनका ये कहना था कि इंडिया ना सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड में। अभी अपने को फूड के लिए बाहर वाले लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, ये वैसा कह रहे थे बेटा। तो सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। डन सर, ये तीन बातें समझ में आई। मुझे भी ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी, इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फिर आखिर 1991 में ऐसा क्या हो गया कि अपने पास विदेशियों से इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम बचा था। आई मीन 2 हफ्ते में अगर हम अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करते तो बेटा देश के बुरे हाल होने वाले थे बेटा। ये बात यहाँ पे बताता है। इन 1991 the government of India initiated a series of economic reform। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर तुम क्यों इकोनॉमी में रिफॉर्म ला रहे थे? उन्होंने बोला ड्यू टू 2 फैक्टर्स। पहला कहते हैं सर ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। मैंने पूछा दूसरा बताओ, कहते हैं सर दूसरा प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सोचने वाली बात है, दिमाग लगा के। जब सब अच्छा चल रहा था तो तुम पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए ही क्यों? अगर तुम फाइनेंस को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे होगे तभी तो फाइनेंशियल क्राइसिस आए होंगे। ठीक बात है ना सर? और दूसरा, कोई बाहर वाला आदमी, आई मीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तुम पे प्रेशर बना रहा है। क्यों? मैं बताता हूँ बेटा, इसके पीछे 2 कारण थे। कारण नंबर 1, पहला, तुमने अपना फाइनेंस ठीक से मैनेज नहीं किया तो आ गए फाइनेंशियल क्राइसिस। अब फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट आउट करने के लिए तुम्हें चाहिए पैसा। भाई पैसा कोई ना कोई आपको उधार देगा। अब इंडिया में तो कोई आदमी बचा नहीं था पैसा उधार देने के लिए, इसीलिए तुमने हाथ किसके आगे फैला दिए थे? हाथ फैला दिए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने। अब कोई पैसा आपको यूं ही नहीं देता, उसने कुछ लगा दी कंडीशंस बेटा। इसीलिए क्या कह रहे, प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और वो कौन ऑर्गेनाइजेशन थी जो हम पे प्रेशर बनाए थे? 2 लोग थे बेटा। पहले का नाम है वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम है आईएमएफ।
IMF बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेटा। These reforms came to known as the new economic policy. डन सर, इतना पढ़ के अभी मुझे पूरा पूरा समझ में आया। एक तरफ तुम कहते हो तारीफ, उसके बाद दूसरी तरफ तुमने हमें ये बताया भी कि आखिर 1991 में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से देश में इतनी दिक्कतें आ गई। चलो सर, इतना समझ में आया। आप एक बार इसके हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ो और मुझे जल्दी से सुना दो बेटा। नाउ सर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आखिर इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी थी? अभी सर हमने ऊपर देखा ना, दो चीजें थी, पहला फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर। लेकिन अगर जरा डिटेल में देखें सर, डिटेल में देखें तो नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म आपके एग्जाम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, और आपको इसको लिखने के लिए एग्जाम में अपने आंसर को 5 हेडिंग्स में डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। नंबर 1 हेडिंग क्या है बेटा? नंबर 1 हेडिंग क्या है सर? नंबर 1 हेडिंग है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नंबर 1 हेडिंग सर, पहला क्या? आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बचा हुआ था ना, रिजर्व आप जिसको देकर इंपोर्ट करते हो। अरे फॉरेन एक्सचेंज, मुझे किसी भी कंट्री के साथ अगर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए वो हमसे रुपया नहीं लेगा। वो क्या कहेगा? आप हमें हमारी कंट्री की करेंसी दो सर, तभी तो बात बनेगी। अब जिस कंट्री से मुझे इंपोर्ट करना है उस कंट्री की मेरे पास करेंसी नहीं है, तो क्या घंटा दोस्ती होगी? नहीं होगी ना सर। सर ये पहला है सर, उस कंट्री का मेरे साथ फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था वो कम हो रहा था। दूसरा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे सर। तीसरा रीजन है सर माउंटिंग गवर्नमेंट डेट। सर गवर्नमेंट के ऊपर उधारी कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। फोर्थ पॉइंट बेटा एडवर्स बीओपी। अभी देखो, आपको अगर बीओपी आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस बच्चे को बीओपी नहीं आता वो मैक्रो में बीओपी नाम से एक चैप्टर भी है, वहां पे पढ़ लेना। मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ सर क्या होता है। बीओपी का मतलब होता है जब हम विदेशियों से, फॉरेन कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं और हम जब यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। सर इंपोर्ट करते समय हमें डॉलर देना पड़ता है और एक्सपोर्ट करते समय हमें बाहर से डॉलर लेना पड़ता है। सर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यूएस का बेटा, सिर्फ उसमें क्या होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे देश की गवर्नमेंट और दूसरे देश की गवर्नमेंट बैठ के सेटलमेंट करती है कि कितना देना है और कितना लेना है बेटा। इसमें क्या हो रहा था, अपने को देना ज्यादा पड़ रहा था बेटा, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था। इसीलिए हमारा जो बैलेंस निकलता था वो पेमेंट का निकलता था और वो बहुत नेगेटिव होता चला जा रहा था। डन। एंड द लास्ट वन इज राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड। बेटा अभी जो रिसेंट आप देखो, अगर पाकिस्तान में जो चल रहा है और जो श्रीलंका में चल रहा है बेटा, ये वही हालात उस समय बन गए थे बेटा। हमारे देश में इवन एसेंशियल गुड्स जैसे दूध, आटा, चावल, इनकी भी कीमतें बढ़ती चली जा रही थी बेटा। डन। तो सर ये मुझे 5 कारण मुझे याद हो गए। अगर आपको ये 5 हेडिंग्स याद होगी तो जल्दी से कमेंट में लिख दो और यहाँ वाले बच्चे भी मुझे सुनाएंगे बेटा। डन। चलो सर हेडिंग्स जल्दी से एक बार देख लो। अब क्योंकि आपको हेडिंग्स याद हो गई और आपने बहुत अच्छे से सुना दिया, अब आगे चलते हैं सर, इसकी डिटेल देखते हैं। सर पहला है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व। आपको पता है अगर मुझे कुछ सामान खरीदना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। लेकिन अगर मुझे विदेश से कुछ सामान इंपोर्ट करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक बात है। तो सर विदेश से कोई चीज इंपोर्ट हम एज अ रेजिडेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम फॉरेन करेंसी को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री कहती है कि फॉरेन करेंसी को सिर्फ कौन होल्ड कर सकता है? आरबीआई। आप मैक्रो में पढ़ के आओ। अब आरबीआई के पास ही फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। देखो सर, इन 1991 इंडिया मेट विद अ फॉरेन एक्सचेंज या फिर एक्सटर्नल डेट क्राइसिस। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। एंड द नेक्स्ट वन इज शॉकिंग, the foreign exchange reserve declined to a level that was not adequate to finance import for more than 2 weeks। 2 वीक तक का इंपोर्ट करने का पैसा नहीं बचा था। एंड टू पे इंटरेस्ट दैट नीड टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स। सर प्रिंसिपल छोड़ो, इंटरेस्ट पे करने तक के पैसे नहीं थे, बट हम वहां से भी निकल के यहाँ तक पहुंचे बेटा। तो हमें तो अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, काम तो बढ़िया किया इसका मतलब हम लोगों ने, रोड से आसमान तक पहुंचे हैं बेटा। अगला सर फाइनेंशियल क्राइसिस। बेटा देखो अभी ना जो आपने ऊपर पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला जनरल था, आपको याद भी रहेगा, भूलोगे भी नहीं सर। वैसी फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं भूलोगे बेटा। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुए थे बेटा? सरकार के जो खुद के यूनिट थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सरकार की जो क्या नाम है टैक्स कलेक्शन सिस्टम था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। सरकार के खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे। ये जनरल बातें, इन्होंने जनरल बातें लिखी हैं। देखो सर जनरल बातें, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1980s। बेटा पता इनको 1980 से ही चलने लगा था, फिर भी इन्होंने 11 साल लगा दिए। देखो, डेवलपमेंट पॉलिसीज
required that even though the revenue was very low, the government had to overshoot its revenue to meet the challenges. अब देखो क्या हुआ, ये जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज थी ना, ये सरकार को मजबूर कर रही थी। क्यों क्यों इसलिए कर रही थी क्योंकि उनको पता था कि हमारा रेवेन्यू कम है, बट फिर भी हम उसको ज़्यादा बता रहे थे। क्यों? ताकि मेरी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम खराब ना हो जाए। मेरी बात समझे क्या? मेरी डेवलपमेंट पॉलिसीज ऐसी थी कि जिसमें मेरी सेल कम हो रही है बट फिर भी मैं उसको ओवरशूट कर रहा हूँ। बस किस लिए? ताकि मेरी अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम ना आ जाए, पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम ना आ जाए। बेटा पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट, मोर ओवर द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशियंट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। हाय राम, हम टैक्स भी ठीक से नहीं कलेक्ट कर पाए थे। समझना सर, मान लेते हैं हमने इंडिया में बोला कि एक आदमी जो 1 लाख रुपए कमाएगा वो हमें 30,000 रुपए टैक्स देगा। डन है, अच्छी बात है। लेकिन बेटा सेम टाइम पे कुछ आदमी करोड़ों रुपए कमा रहे थे और टैक्स एक भी नहीं भर रहे थे। तुम अपना इंटरनल सिस्टम ही नहीं ठीक कर पा रहे थे सर। और जब इंटरनल सिस्टम ही ठीक नहीं होगा तो मेरे पास पैसा नहीं पहुंच रहा था, क्राइसिस तो आना तय था क्योंकि मेरे खर्चे तो हो ही रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज स्पेंडिंग लार्ज शेयर। अब एक मिनट बेटा सुनना, बीइंग अ मिक्स इकोनॉमी, मेरा काम क्या है? वेलफेयर भी तो है और दूसरी कंट्रीज से खुद को प्रोटेक्ट करना भी है। लेकिन इनके ऊपर अगर मैं पैसा खर्च करूंगा ना तो क्या इससे कोई रिटर्न आएगा? अरे मैं गरीब के बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ, डिफेंस में खर्चा कर रहा हूँ, बंदूक पिस्तौल वगैरह बनाने में, क्या इससे कोई रिटर्न है? सर होता होगा, रिटर्न आएगा, लेकिन अभी तो नहीं आएगा, इमीडिएटली तो नहीं आएगा। वही हुआ सर, देखो द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग लार्ज शेयर ऑन इट्स इनकम एज अ एरिया विच डू नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न, जैसे कि सोशल सेक्टर और वेलफेयर। इसके अलावा सरकार की खुद की कंपनीज थी बेटा, जैसे कि पीएसयू, वो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे बेटा। इन सब की वजह से देखो लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट क्या कहता है, हेंस अवर फॉरेन एक्सचेंज borrowed from other countries and international financial institution was spent on meeting consumption need। ये सारा पैसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन में, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें हुई थी बेटा। अगले 3 पॉइंट बेटा छोटे छोटे जल्दी से हो जाएंगे बेटा। अब जब इन सारी प्रॉब्लम होंगी तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट का डेट तो बढ़ना ही था। देखो सर, इन लेट 90s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू। ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा हमारे रेवेन्यू से, और सर ऐसा होगा तो हम डेट लेंगे। भाई वैसे भी हम अपने खर्चों को मेट आउट करने के लिए डेट तो लूंगा, सरकार भी लेने लगी। आगे सर, एडवर्स बीओपी बेटा, इंपोर्ट ग्रू एट वेरी हाई रेट, इंपोर्ट बढ़ रहा था बड़ी तेजी से विदाउट मैचिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन कायदे से होना ऐसे चाहिए था, जिस रेट से इंपोर्ट बढ़ रहा उसी रेट से एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। नहीं सर, इंपोर्ट तो बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ा दी, तो इसका मतलब इंपोर्ट बढ़ा तो सामने वाले हमसे मांगने लगे फॉरेन एक्सचेंज, और अगर ऐसा होगा तो मेरा बीओपी भी बढ़ेगा बेटा। एंड द लास्ट वन इज राइजिंग प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड। और बेटा ये सब प्रॉब्लम को और बड़ी प्रॉब्लम बना दी किसने? कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइसेस बेटा। ठीक बात है, जैसे ही हंगामा मचेगा कि इंपोर्ट्स महंगे हो गए, इंपोर्ट हो नहीं रहा, तो सबसे पहले एसेंशियल गुड्स पे अटैक होता है बेटा। डन, चलो सर ये बात पक्का पक्का समझ में आई। अब सर ये पहला पन्ना जो मैंने आपको कराया ना बेटा, ये प्रॉब्लम्स का पेज था बेटा, ये प्रॉब्लम का पेज था। आप इसके ऊपर नाम दे दो बेटा प्रॉब्लम पेज, ताकि आप इसको एज अ प्रॉब्लम की तरह याद करना बेटा। अब इसका सोल्यूशन आता है बेटा नेक्स्ट पेज पे, देखो सर नेक्स्ट पेज है सोल्यूशन का, बट ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो सर नेक्स्ट पेज पे आओ बेटा। टू मैनेज द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 इंडिया ने किसको अप्रोच किया था बेटा? हमें पता है दो लोगों को, पहला वर्ल्ड बैंक को और दूसरा आईएमएफ को। ये वर्ल्ड बैंक का नाम पता है क्या है? ये वर्ल्ड बैंक का नाम है IBRD, बोले तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बेटा मुझे बता क्या नाम है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बेटा हमें ये तैयार हो गए कितना पैसा देने के लिए बेटा? $7 बिलियन देने के लिए तैयार हो गए। अगर मैं उसको आज की डेट में इंडियन करेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो कितना पैसा होता है? बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा, बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा बेटा। मैंने उसको कन्वर्ट करके बेटा यहाँ पे लिखा है बेटा। जिस दिन आप इसको पढ़ लेना मुझे बताना बेटा, ठीक? मैं अभी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। डन, चलो सर पक्का? 57,467 करोड़ 37,36,000। डन सर, ये आगे फॉर अवेलिंग द लोन। लेकिन बेटा याद रखना, मैंने आपको बोला था कोई यूं ही आपको ना पैसा देता ना प्यार देता बेटा, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजहें होती है बेटा। सिर्फ मम्मी का प्यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सबके पैसे लगते हैं बेटा। फॉर अपनी पापा का तो फ्री है, पापा का भी पता नहीं, मेरे पापा तो काम करा लेते थे। चलो, फॉर अवेलिंग द लोन
इंडिया वॉज रिक्वायर्ड टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। देखा, कंडीशन लगा दी, बोला कि अगर लोन चाहिए ना, लोन चाहिए तो आप दो चीज करो। पहला क्या कहते सर, अपने आप को लिबरलाइज करो और अपनी इकोनॉमी को खोल दो। मैंने कहा सर डिटेल में बताओ क्या करना है। तो उन्होंने डिटेल में मुझे 3 बातें बता दी। पहली बात कहते सर आप अपना रोल रिड्यूस करो। मैंने कहा अगर मैं अपना रोल रिड्यूस कर लूंगा तो क्या कहलाऊंगा, लिबरलाइजेशन। बोला दूसरा आप ना रिस्ट्रिक्शन हटा दो प्राइवेट सेक्टर पे। मैंने कहा अगर मैं रिस्ट्रिक्शन हटा दूंगा प्राइवेट सेक्टर पे तो आप मुझसे चाह रहे हो क्या कराना, प्राइवेटाइजेशन। तीसरा वो मुझसे कह रहे हैं सर रिमूव कर दो ट्रेड के रिस्ट्रिक्शन। मैं कहा सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो, तुम मुझसे क्या बोल रहे हो, ग्लोबलाइजेशन के लिए। पक्का पक्का समझ में आया क्या कहता बेटा, मैं मजबूर था इसीलिए इंडिया अग्रीड टू द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एंड अनाउंस्ड। क्या कर दिया हमने अनाउंस कर दिया एनईपी। एनईपी बोले तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कभी, इन जुलाई 1991। हाय राम, क्या कहता सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, ये सोल्यूशन था उस समय का, हमें किसी ना किसी की तो बात माननी थी तो हमने बात मान ली। लेकिन बेटा ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, ये भी 2 पार्ट में आई बेटा। पार्ट नंबर 1 जिसने किसको हिट किया, शॉर्ट टर्म को, और पार्ट नंबर 2 उसने किसको हिट किया, लॉन्ग टर्म को। सर जो शॉर्ट टर्म को क्लिक कर रहा था उसका नाम था स्टेबलाइजेशन मेजर, और जो लॉन्ग टर्म को हिट कर रहा था उसका क्या नाम था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। बेटा अभी बहुत आसान है बेटा, मैं आपको जितना जितना हाईलाइट करूं बस उतना उतना पढ़ना बेटा, याद हो जाएगा। सबसे पहले सर स्टेबलाइजेशन मेजर, अरे आपको पता है ना कि जॉब करने से क्या आती है, स्टेबलाइजेशन सर, स्टेबलाइजेशन सर। लेकिन अगर आपको ग्रोथ करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। लेकिन ये यहाँ पे क्या कहता है सर, ये देखो ऐसे कह रहा है, कह रहा है स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेजर। मैंने कहा किस क्या करने के लिए, कहते हैं इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव बीन डेवलप्ड इन द बीओपी। तो पहली बात पता चली सर कि आप क्या चाह रहे हो कि हम करेक्ट करें, किसको करेक्ट, किसको करें, बीओपी को करेक्ट करने कह रहे हैं सर, ये बीओपी को। दूसरा किसको कह रहे हैं सर, दूसरा क्या बोला, टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। दूसरी चीज कह रहे हैं कि सर आप क्या करो, इन्फ्लेशन को करो कंट्रोल। बोलो सर समझ में आया क्या, ये था शॉर्ट टर्म। मैंने बोला कि सर कुछ एग्जांपल दे दो, तो इन्होंने एग्जांपल में बोला कि आप अपने इंडिया की करेंसी को क्या करो, डिवैल्यू करो। अपने इंडिया करेंसी को क्या करो, डिवैल्यू कर दो। मैं कहा डिवैल्यू कैसे होता है, कहते सर ये देखो, अगर $1 इक्वल्स टू ₹70 है ना, तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है सर, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप $1 इक्वल्स टू कितना कर दो, रुपीज 80। सर ये होता है डीवैल्यू, खुद की करेंसी की वैल्यू कम करना वाज द स्टेबलाइजेशन मेजर एट दैट मोमेंट। ओह सर देखो, डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द रुपीज। बेटा डन। तो अगर आपको ये लिखना हो तो बेटा ये लिख लेना बेटा, डन। चलो सर अगला देखते सर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म मेजर बेटा। लेकिन जैसे इसके 2 बोले ना मैंने, 1 और 2, वैसे इसके भी 2 मेजर थे बेटा। पहला क्या था, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। एक वर्ड में बोलूं तो इंप्रूव करना सर। अच्छा एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, किसको, इकोनॉमी को। और सर दूसरे में क्या बोला, इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कंपटीशन। इसको अगर एक वर्ड में बोलूं तो क्या करना है, इंक्रीज कंपटीशन। सर ये क्या कहना चाह रहे हो, अरे देखो सर तुमने मुझे तुम मतलब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या बोल दिया था, तुम अपने बाजार खोल दो, किसके लिए, विदेशियों के लिए भी, और तुम भी विदेश जाओ। लेकिन सर सवाल उठता था, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी अच्छी थी नहीं, तो मेरा गुड्स तो महंगा रहेगा, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वो अपना गुड्स सस्ता में बेचेंगे। इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर आप लॉन्ग टर्म में उनके साथ कंपटीशन चाहते हो तो आप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी आई मीन सॉरी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करो सर। डन। चलो सर ये भी समझ में आया, आगे चलूं सर। अरे बोलो नलायक बच्चों, ये याद करके सुनाओगे, एक बार हाईलाइटेड पॉइंट बेटा मुझे जल्दी से याद करके सुना दो। चलो नलायक बच्चे, अब अगर आपको ये हो गया तो अभी मुझे, अरे सुनो ना बेटा, मुझे पता चल गया सर कि अभी ना मुझे 3 चीजें करनी थी एनईपी के अंदर। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। मैं पहला आज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है लिबरलाइजेशन। बेटा जरा लिबरलाइजेशन देखते हैं सर। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उन्होंने ऊपर बताया था ना लिबरलाइजेशन का मतलब, अरे देखो ना सर क्या बताया था लिबरलाइजेशन का मतलब, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। बेटा यही मतलब है क्या सर, यहाँ देखो ना बेटा, it refers to the removal या reduction of government control and restriction from various sector of the economy। जैसे कि कौन कौन सी इकोनॉमी बेटा, पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा फिजिकल मतलब टैक्स रिफॉर्म, चौथा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट
एंड द फिफ्थ वन वाज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। लेकिन ये सब चीजें क्यों हो रही थी? ताकि इकोनॉमी मोर कंपिटिटिव हो जाए बेटा, इकोनॉमी मोर कंपिटिटिव हो जाए बेटा। चलो सर समझ में आया? सर समझ में आया सर। अगला, नीड फॉर लिबरलाइजेशन। प्रायर टू 1991, सर 1991 से पहले देयर वर लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, हर चीज में रिस्ट्रिक्शन थी बेटा। मतलब अगर मुझे छोले भटूरे का ठेला भी लगाना है ना, तो भी मुझे सरकार से आके पूछना पड़ता था, अरे सर छोले भटूरे का ठेला लगा लूं क्या? लेकिन अभी सरकार ने बोला नहीं सर, कुछ कामों के लिए या मैं कुछ काम रिजर्व कर लेता हूँ, उसके अलावा आपको जो काम करना है करो। सर पूछने में बहुत टाइम वेस्ट होता है आपका। ऑन द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। क्यों? टू पुट एन एंड बेटा, पुट एन एंड बेटा, मैंने सर्कल में डाल दिया पुट एन एंड को, टू दीज रिस्ट्रिक्शन एंड ओपन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बेटा। अब जल्दी से इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म को, सिर्फ इतना सही है बेटा, इसके अलावा नहीं है बेटा, इतना सही इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म बेटा, एग्जाम में भी आएगा तो यहीं से आएगा बेटा। सबसे पहले बिफोर 1991 इंडस्ट्रीज वर रेगुलेटेड इन वेरियस वेज। अब जो बच्चा ये चार याद कर लेगा ना बेटा, उसको ये वाले चार अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये चार हैं प्रॉब्लम, ये चार हैं प्रॉब्लम, और ये चार हैं उसके सॉल्यूशन बेटा। 1991 से पहले पहली कौन सी प्रॉब्लम थी बेटा? पहली, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज कंपलसरी टू स्टार्ट अ फार्म, क्लोज अ फार्म और एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई। साला मतलब खोलने के लिए भी लाइसेंस, बंद करने के लिए भी लाइसेंस, एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस और डाइवर्सिफाई करने के लिए भी लाइसेंस। डाइवर्सिफाई क्या होता है? मतलब पहले मैं टॉफी बनाता था, अभी मैं चॉकलेट बनाऊंगा, लाइसेंस लो। अभी मैं बिस्किट बनाऊंगा, लाइसेंस लो। इन्होंने पहली चीज पे चोट मारी बेटा, क्या? रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंस बेटा, ये सॉल्यूशन है। 1991 से पहले प्रॉब्लम बताई। दूसरी प्रॉब्लम बेटा, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज, अपने को बहुत सारे काम करने नहीं देते थे। सॉल्यूशन बेटा, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कुछ कामों में अब पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ वापस ले लिए, बोला अब तुम करो, हम नहीं करेंगे। डन। तो यहाँ पे थी प्रॉब्लम, ये दे दिया उसका सॉल्यूशन। तीसरा बेटा, सम गुड्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ गुड्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिजर्व थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब गाँव के अंदर। पहले लिमिट थी 5 लाख की, अभी 1 करोड़ की है बेटा। वो बोला था कि ये वाला काम ना सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसकी 5 लाख तक के एसेट या फिर टर्नओवर की लिमिट थी बेटा। डन। लेकिन अभी बोला कि वो काम कोई भी कर सकता है। सर ये भी देखो, तो इसका दे दिया सोल्यूशन बेटा। अगला, देयर वाज कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन। यार हद है, मतलब गुड्स मेरा, कीमतें तुम तय करोगे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बेटा। इन्होंने दो चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, पहला कि तुम प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, और दूसरा इस वाले यूनिट को तुम यहाँ पे या फिर इतना बेच सकते हो। ये वाली भी प्रॉब्लम खत्म कर दी, रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल। क्या बेटा? लास्ट वाला क्या है, दोबारा समझाओ, देखो बेटा सुनो, लास्ट वाला दोबारा। देयर वाज कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन, प्राइस को फिक्स करने के ऊपर कंट्रोल था, वो कहते थे हमसे पूछो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, प्लस उसको बेचने के ऊपर भी इन्होंने हमारे ऊपर कंडीशन लगाया हुआ था, इसी को बेचो। अभी इन्होंने ये कंडीशंस खत्म कर दी, दे दिया सोल्यूशन, रिमूव द प्राइस कंट्रोल। देखो, इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस, खुद तय कर लो सर कितने में बेचना है। चलो सर समझ में आया क्या? चलो सर बहुत बढ़िया, थैंक यू।